Hmm. I guess we are live now. Good evening everyone. Good evening, good evening, good evening. स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में क्लास 10th अभय बैच थर्ड क्लास एंड वी हैव दी थर्ड चैप्टर. यस हियर वी आर. तो अगर आपको मैं बताऊं तो हम 10% हमारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों 2 दिन में. ठीक है, 90% और बचा है. ठीक है, तो आज हमारे पास में चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और आज हम 5% चैप्टर कंप्लीट 5% सिलेबस कंप्लीट करने वाले क्योंकि आपके टोटल 19 चैप्टर्स है और उन 19 चैप्टर्स का लेखा जोखा पूरा हमारे पास में. क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? अभी देखो, अभी सब कुछ बेहतर तरीके से दिखाई सुनाई दे रहा होगा. इज इज एवरीथिंग गुड एंड फाइन? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? फटाफट से जरा मुझे चैट में बताएंगे. हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. बताइए जल्दी से. क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? ब्लैक स्क्रीन आ रही है, रुको जरा फिक्स करते हैं उसको. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. यार मुझे जरा बताओ तो सही, मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूं कि नहीं? रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव आएगा. गुड इवनिंग एवरीवन. एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या हम आपको दिखाई सुनाई दे रहे हैं? ब्लैक स्क्रीन आ रही है अभी. ब्लैक स्क्रीन है. आवाज आ रही है सर, बस आवाज आ रही है? किसी को नहीं, किसी किसी को तो आवाज भी. कुछ बच्चे यस भी लिख रहे हैं दिखाई सुनाई पे. मेरे को तो 502 आ रहा है.
अब एक बार मुझे बताएंगे इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज प्रॉपरली। अगर मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूं ना तो मुझे बताएंगे चैट में। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? साउंड सही आ रहा है? दिखाई दे रहे हैं? यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज आज साइंस और एसएसटी की क्लास है। मैथ्स की क्लास कब रहती है? फ्राइडे, सैटरडे और मंडे ट्यूसडे। ठीक है, टाइम टेबल बताया तो था तुम लोगों को। एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएं, वी विल बी स्टार्टिंग देन। ठीक है, शुरू करें? क्या कहते हो दोस्त? ठीक है, शुरू कर दे। कहाँ है? दिखाओ तुम्हारा क्या दिख रहा है। चलो, आई गेस नाउ इट्स विजिबल टू मैनी पीपल। ऑलमोस्ट एवरीवन कैन ज्वाइन द क्लास नाउ। चलिए, तो यहां से शुरू करते। इसके पहले तक की क्लास ट्रिम कर देना, क्योंकि इसके पहले तक की क्लास ही नहीं, इसमें हलो हलो ही हुआ है बस। ठीक है, तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। चलिए भाई साहब, शुरू किया जाए। कहाँ है हमारे अस्त्र शस्त्र? पेन नहीं होगा तो क्लास कैसे होगी दोस्त? जेब में तो नहीं रख लेगा कोई टीचर? क्योंकि जेब में चले जाता है मार्कर। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास थर्ड ऑफ अभय 2025। आज हमारे पास में चैप्टर है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। वाजीवा चैप्टर है, वाजीवा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा क्या कि हम दो एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। रिसोर्सेज क्या है और उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी है, कैसे करेंगे, ये सब कुछ। और एग्जाम्पल के लिए हम लैंड और सॉइल एज ए रिसोर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर का एक मेजर सरदर्द जो है, इस चैप्टर का एक जो मेजर सरदर्द है वो क्या है पता है? वो ये है कि इतनी सारी सॉइल है, इतनी सारी सॉइल है कि हम भूल ही जाते हैं कि वो सॉइल को कैसे याद करें। तो वो सारी सॉइल जो है, वो सारी सॉइल से अपन क्या करेंगे, एक चार्ट की मदद से, एक हैक की मदद से क्या करेंगे, सारी की सारी सॉइल्स को मैं आपको बताऊंगा कैसे ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको बस बहुत पेशेंस के साथ में चीजें समझते चलना है, पढ़ते चलना है। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आज हमारे पास चैप्टर है। चैप्टर की रूपरेखा उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से अपन ने 2 क्लासेस में किया है ना, कि पूरा चैप्टर समझा दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो इस चैप्टर से आना है उन क्वेश्चन और उनके आंसर, और सारे पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज अपन करने वाले हैं। शुरू करें। जिन जिन बच्चों की को ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, काम करो, एक बार ऐप से बाहर निकलो पूरी तरह से और फिर से आओ अंदर। ठीक है, अच्छे मन से हाथ जोड़ के भगवान के, फिर तुम्हें क्लास दिखेगी।
ठीक है, बढ़िया हो गई ना, मेजोरिटी बच्चों की अब क्लास शुरू हो गई है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शुरू किया जाए कहानी को। तो क्या है कहानी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले चैप्टर की रूपरेखा समझोगे ना, चैप्टर में क्या देखो, चैप्टर में 2-3 कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। क्या कॉन्सेप्ट की रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वो चीज यहां पे बताई गई है। तो रिसोर्स होते क्या है, रिसोर्स का आप डेवलपमेंट क्यों करोगे, कैसे करोगे, ठीक है, तो रिसोर्स का डेवलपमेंट करने की जरूरत क्या है और कैसे करोगे, मतलब वो रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है, और इंडिया में प्लानिंग और कंजर्वेशन की क्या स्थिति रही है। तो ये जो पार्ट है पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज को अपन समझेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उस चीज को अपन समझेंगे। लोडिंग हो रही है क्लास, मैं वही कह रहा हूं एक बार बाहर निकल के फिर आओ, जिन बच्चों की क्लास लोड हो रही है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि सारा कॉन्सेप्ट है, रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे करना है, क्यों करना है, क्या प्रोसेस होती है, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग और उसका रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे हुआ है, क्या स्टेप्स ले गए, वो सारा सब कुछ पढ़ लिया कॉन्सेप्ट। अगली चीज क्या आती है कि लैंड भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो लैंड एज ए रिसोर्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। तो लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, लैंड यूज पैटर्न इंडिया में कैसा है, ठीक है, उसके बाद में लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो लैंड के कंजर्वेशन की भी जरूरत है, ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है और लैंड कंजर्वेशन कैसे करना है, ये टॉपिक्स हैं। और ये टॉपिक के बाद में एक और जैसे रिसोर्स के बारे में आपको बताया गया है, वो है सॉइल। तो सॉइल एज ए रिसोर्स जो है उसका क्लासिफिकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बड़ा सा टेबल बना के अपन ने सारे सॉइल्स को बहुत इजीली समझ लिया है। तो सॉइल्स का क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, सॉइल्स का क्लासिफिकेशन और सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन के कारण क्या है, उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, तो ये मोटा माटी क्या है, रूपरेखा है। चलो इस सवाल का जवाब दो जरा आप सब। तो एक चीज जो मैं आपको बताते चल रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते चलूंगा, ठीक है, लगाओ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताते चलूंगा, जिससे अब क्या हो गया, यहां पे सॉइल के बारे में बताया गया है, सॉइल और सॉइल का एरिया। सॉइल वाले टॉपिक से इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आते ही हैं, ये जैसे 2023 में आया है, लेकिन आप देखोगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम आए हैं। क्वेश्चन क्या है, करेक्टली मैच्ड बताओ, करेक्टली मैच्ड कौन सा, इसमें एलिवल सॉइल कहां पाया जाता है, ब्लैक सॉइल कहां पाया जाता है, एरिड सॉइल कहां पाया जाता है, लेटराइट सॉइल कहां पाया जाता है। तो उन्होंने क्या है कि सबके सामने कुछ कुछ जगह लिख दी है कि एरिड सॉइल गैंगेटिक प्लेन्स में पाया जाता है, ब्लैक सॉइल हिमालयन रीजन में पाया जाता है, एरिड सॉइल वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, लेटराइट सॉइल डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। तो कौन सा सॉइल कहां पाया जाता है वो सब कुछ लिख दिया है। अब आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, बताओ। बढ़िया, बेहतरीन, सारे बच्चे फटाफट सेलेक्ट करो, आधे तो चीटिंग कर लेंगे देख देख के। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। क्यों, क्योंकि एल्यूवियल सॉइल गंगेटिक प्लेन में पाया जाता है। अभी हम चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि ऊपर का जो पूरा नदन प्लेन है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये जो पूरी लाइन है नदन प्लेन की, तो यहां पे आपको नदन प्लेन में आपको क्या देखने को मिलता है, एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है नदन प्लेन में, ठीक है, नदन प्लेन में पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब रिसोर्सेस से शुरू किया जाए। समझ में आया, कितने बच्चों ने सही दिया आंसर, पोल आया है, सबका पोल आया, वोट भी दे पा रहे बच्चे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, ठीक। हमारी टेक टीम ने कुछ पूछा, मैं बता दूं, ठीक है, चलो बढ़िया। तो रिसोर्सेस, सबसे पहले चैप्टर शुरू ही इस चीज से होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। तो रिसोर्स का मतलब क्या है, रिसोर्स हर वो चीज जो हमारी जरूरत पूरी कर रहा हो, ठीक है। तो मटेरियल दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स। मैंने तुम्हें इस पूरी सीरीज में, मतलब अभय जो हमारी सीरीज चलेगी, तो इस पूरी अभय सीरीज में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, क्या कि पूरा चैप्टर ऐसे रिवाइज करेंगे कि रिवीजन के समय बहुत क्रिस्प तरीके से हमें चीजें ध्यान रखें।
इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, उन सबको इग्नोर करना है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है ना उस चीज को पकड़ते चलना है। तो इंपॉर्टेंट यहां पे जैसे क्या है कि रिसोर्स की डेफिनेशन, रिसोर्स पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या है ना, रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज वो मटेरियल हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एयर, हवा, दिल्ली वाले तुम क्या जानो हवा क्या होती है, शुद्ध साफ हवा, तो वो क्या हमारी नीड को सेटिस्फाई करी ना कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमने वो ले लिया ऑक्सीजन। तो मटेरियल विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, ठीक है, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो हमारी नीड को पूरी करती हुई चीजों, हर वो चीज जो हमारी नीड को पूरा कर रहा है उसे क्या कहा जाता है, रिसोर्स कहा जाता है। प्रोवाइडेड, ठीक है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन डाली, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है, कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है, वो मटेरियल जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस चीज को हमें निकाल के लाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जैसे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हाय रौनक, सोहाल, राजेंद्र, खुशी, आयुष, राज, बेटा तुम सबके मुझे मैसेज दिख रहे हैं, चैट दिख रहे हैं, ठीक है, आदित्य कश्यप, तो मैं वही कह रहा हूं, देखो एक या दो दिन लगेंगे, थिंग्स विल बी फिक्स्ड। अगर किसी को थोड़ा बहुत कुछ कुछ ग्लिच जा रहा है तो वो सारी चीजें फिक्स हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो मटेरियल जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोवाइडेड क्या कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम उसको क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम उसको एक्सेस कर पाए। इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि 10,000 रुपए लगाए और 2,000 रुपए का आपने रिसोर्स निकाला, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज कर रहे हो तो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए कि 10,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट करे तो उससे आपको 20, 25, 50,000 रुपए कमाने को मिल रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब सोसाइटी उस चीज को रिसोर्स की तरह माने भी कि यार ये चीज रिसोर्स है। जैसे कि एग्जांपल कि गोल्ड को गोल्ड की तरह इंपॉर्टेंस, इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है, क्योंकि सोसाइटी इस चीज को कंसीडर करती है कि यार सोना है, ये महंगा है, ये एक रिसोर्स है, उसके हार बनाएंगे, उसके झुमके बनाएंगे, उसके टीके बनाएंगे, समझ गए। तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि कोई भी चीज रिसोर्स कब कहलाती है, जब वो जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो कि हम उसको एक्सेस कर पाए, वो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि इकोनॉमिकली क्या है, इकोनॉमिकली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है एज अ रिसोर्स, तब वो चीज रिसोर्स कहलाएगी, ठीक है। तो अब ये अपन ने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स। रिसोर्स की डेफिनेशन क्लियर है तो गिव मी अ यस, बताओ। लीडर बोर्ड देख लेते हैं पिछले वाले पोल का, पिछले वाले पोल का लीडर बोर्ड देखें। दक्ष बंसल, करण गुप्ता, टीएस निरंजन, मयंक सिंह तोमर, विशाखा अवाते, साई घरे, आयुष यादव, बिलजोत सिंह, सोहम दास और फरहान खान, ये पिछले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड है। ठीक है, बढ़िया, क्लियर हुआ? यस, चलो यस आ गया बहुत सारा। ठीक है, आगे अगर बढ़े तो आगे बढ़ने पे आता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहले जिन जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी की बुक है ना, तो आप देखोगे कि क्लासिफिकेशन को बहुत डिटेल में समझाया गया कि एक एक क्लासिफिकेशन को, एक एक क्लासिफिकेशन के मीनिंग को सब कुछ बताया गया। नई एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन बिल्कुल हट गया है, ठीक है। नई एनसीईआरटी में आपको रिसोर्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ते चलना है। और एक ट्रायंगल ऐसा बना है क्या कि रिसोर्स जो है तो ह्यूमन बींग्स जो है, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से क्या रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर जो है, नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है रिसोर्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहली एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटीओ में क्लासिफिकेशन आपको दिया है बहुत सारा, लेकिन सारे बच्चे सुनो जरा मेरी बात अच्छे से, पुरानी एनसीईआरटी में आपको क्लासिफिकेशन दिया है, नई एनसीईआरटी में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। मतलब कि नई एनसीईआरटी में नहीं, यानी कि नए सिलेबस में क्लासिफिकेशन नहीं है, तो बस ये दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक का बायोटिक रिसोर्स होते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से आप क्या देख रहे हो, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, ओनरशिप के हिसाब से आप देखते हैं कि किसी का इंडिविजुअल रिसोर्स है तो इंडिविजुअल रिसोर्स होता है,
कम्युनिटी का रिसोर्स होता है तो कम्युनिटी, नेशनल रिसोर्स होता है, इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। बाकी उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह सब हट गया है, तो हमें उस पर सिर नहीं लड़ाना है, ठीक है। जिस चीज पर सिर लड़ाना है वो बताऊंगा। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से जैसे स्टॉक, रिजर्व, ठीक है, तो ये वाले सारे रिसोर्स होते थे जिनको अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या वो नहीं है सिलेबस में। तो मैं तुम्हें अननेसेसरी अब इस टाइम पे वो नहीं बताना चाहूंगी, जैसे फुल सिलेबस वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि तब वो इंपॉर्टेंट होता था। पीडीएफ, जो बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं ना, पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी बेटा कहां पे? पीडीएफ तुम्हें मिलेगी क्लास के बाजू में, पीडीएफ का सेक्शन रहता है वहां, ठीक है। पोटेंशियल, स्टॉक, रिजर्व्स, ये सारे रिसोर्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, जो कि अब नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जो कि अब नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्टार मार्क कर देता हूं कि ध्यान रखना कि ये अब नहीं आ रहे। तो रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़ ली। अब अगला टॉपिक जो आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो हमने रिसोर्स तो समझ लिया, हर वो चीज जो हमारी नीड सेटिस्फाई कर रही है, प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन आपको इन रिसोर्सेस का डेवलपमेंट करना होगा। रिसोर्सेस का डेवलपमेंट करना होगा मतलब इनका ध्यान रखना होगा। क्यों ध्यान रखना होगा? सवाल यहां पे वही बनेगा, ठीक है, सवाल यहां पे वही बनेगा ना, वाई कि वाई द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। रिसोर्सेज है अपनी जगह है, ये नदी, ये पहाड़, ये पानी, ये झरने, ये तो अपनी जगह है। इनके डेवलपमेंट की क्यों जरूरत है? ये इनको कौन उठा के ले जाएगा? पहाड़ उठा के ले जाता है क्या सर? कोई ले जाते हैं। तुम्हें क्या पता, इंसान रातों रात पहाड़ गायब कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज अब आपको समझना है। क्या समझना है? कि कल का पीडीएफ शो नहीं हो रहा है, ठीक है, एक बार चेक करते हैं, रुक जाओ, ठीक है। अब क्या हो रहा है? तो ये रिसोर्सेस के बारे में अपन ने पढ़ा, तो अब ये रिसोर्सेस का डेवलपमेंट जरूरी है। तो यहां एक क्वेश्चन बनता है वही कि व्हाई द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट, व्हाई रिसोर्स डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी तरह से सवाल आ जाए, किसी भी तरह से सवाल आ जाए कि रिसोर्स डेवलपमेंट की नीड क्या है, तो नीड क्या है? तो देखो, रिसोर्सेज जो है ना, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, बट देयर आर सम इश्यूज। लेकिन रिसोर्सेज इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी क्या रिसोर्सेज के साथ कुछ कुछ समस्याएं हैं। वो इश्यूज क्या है? वो इश्यूज यहां पे 3 आपको बताए गए हैं। एक एक पॉइंट बनेगा। क्या? कि देयर इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, एंड देयर आर सम ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। क्या क्या कहना चाह रहे हो? देखो मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है। जब अनजस्ट तरीके से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन चालू हुआ, एक आइडियल सिचुएशन समझो कि प्रकृति में बहुत सारा क्या है, पानी है, प्रकृति में बहुत सारा क्या है, लोहा है, कोयला है, प्रकृति में संपन्नता है, प्रकृति में सब कुछ है, ठीक है, द मदर नेचर इज हैविंग एवरीथिंग। लेकिन फिर क्या होगा? फिर जब आदमी की जो ग्रीड रहती है ना, वो कभी पूरी नहीं होती, तो आदमी क्या करेगा? अंधाधुंध तरीके से पानी को एक्सट्रैक्ट करेगा, पानी को वेस्ट करेगा, खराब करेगा। तो पहली प्रॉब्लम या फिर पहली नीड जिस कारण से हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना होगा, रिसोर्सेज का ध्यान रखना होगा, वो ये है कि ड्यू टू अनजस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अनजस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज डिप्लीशन इन द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में घटोती हो रही है, एक तरह से रिसोर्सेज घट रहे हैं, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। ये एक पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि देयर इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और डिप्लीशन हो रहा है, डिप्लीशन मतलब खत्म होना। मैंने पॉइंट रखा है याद रखने के लिए, याद करने के लिए एक कीवर्ड दे दिया है कि अनजस्ट यूज या फिर अनजस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज लीडिंग टू द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, देयरफॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स, ठीक है। रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन कुछ ही हाथों में हो गया। जैसे क्या हो गया? ड्यू टू दी, ठीक है, ड्यू टू दी ग्रीडी नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स है, हम ह्यूमन बींग्स क्या है? लालची हैं, और हमारे लालच के चक्कर में हमने क्या करा है, ठीक है, हमने कुछ लोगों के पास तो रिसोर्सेज बहुत आ गए, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज आए नहीं। तो ड्यू टू द ग्रीडी नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, सेकेंड पॉइंट आप समझना, देयर इज डिविजन इन दी सोसाइटी बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। कुछ लोग हैं जिनके पास संसाधन है, जिन्होंने अपने हाथ में मुट्ठी में रख लिए रिसोर्सेज, कुछ लोग हैं जिनको मिल ही नहीं पाए। तो सोसाइटी रिच और पुअर में डिवाइड हो गई है। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट करें ताकि रिसोर्सेज सबको मिल पाए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है क्या कि रिसोर्स डिप्लीशन जिस लेवल पे हो रहा है ना, तो उससे ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर को फर्क पड़ेगा या फिर सिर्फ गरीब को फर्क पड़ेगा। रिसोर्सेज का जब डिप्लीशन होगा तो उससे ग्लोबली सब अफेक्ट होंगे, ग्लोबल लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम जाएगी, और वो जब ग्लोबल लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम जाएगी तो दैट विल क्रिएट ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं कि व्हेन द रिसोर्सेज विल डिप्लीट एट अ पेस
जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि किसी के पास कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी मान लो, तो ग्लोबल वार्मिंग अमेरिका को भी परेशान करेगी, इंडिया को भी करेगी, चाइना को भी करेगी। तब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं पॉल्यूशन तो अमेरिका ने किया था तो अमेरिका को ही ग्लोबल वार्मिंग लगना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड या फिर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, तो जो रिपल्केशंस होते हैं, जो उसका इंपैक्ट होता है, वो सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहता है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस से लोगों को सफर करना पड़ता है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस से लोगों को सफर करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज विल लीड टू दी डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज विल लीड टू दी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। समझ में आया? तो 3 पॉइंट यस बताना मुझे, 3 पॉइंट समझ में आए कि व्हाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इज रिक्वायर्ड, क्योंकि रिसोर्सेज का अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं करोगे तो विदाउट द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स यू विल बी सफरिंग। कैसे सफर करोगे? रिसोर्सेज का जब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि डेवलपमेंट नहीं होगा तो डिप्लीशन होगा। सोसाइटी में रिसोर्सेज जो है हैव्स और हैव नॉट्स में सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू देखने को मिलेगा। और तीसरी चीज, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगे। क्यों? क्योंकि जब इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज का तो उसका इंपैक्ट हर एक आदमी को सफर करना पड़ता है। समझ गए? क्लियर हुआ? तीनों पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन बनता है इस पर डायरेक्ट। ठीक है, थर्ड एक बार और बता दो। देखो थर्ड एक बार बता रहा हूं। अब जब आप इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से रिसोर्सेज को यूज करोगे, ठीक है, मतलब कि जिसके हाथ में जो आ रहा है वो उस तरह से रिसोर्सेज को पीट जा रहा है, तो उससे क्या होगा ना, उससे होगा कि पूरा प्रेशर जाएगा प्रकृति के ऊपर। अब जब पूरा प्रेशर प्रकृति के ऊपर जाएगा तो प्रकृति जो है वो एक समय, मतलब उसकी भी एक सीमा होती है ना, तो प्रकृति के ऊपर जब प्रेशर जाएगा तो उसके चलते क्या होगा, उसके चलते ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस होंगे, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगे। जैसे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, तो पूरी की पूरी प्रकृति सफर करेगी। समझ गए? वो चीज रहती है, वो समस्या होगी। अब समस्या है, लेकिन हमें समस्या पे नहीं, हमें समाधान पे फोकस करना सीखना है। समझ में आया? हमें समाधान पे फोकस करना सीखना है। चैट में क्या लिख रहे हैं? सेकंड वाला पॉइंट एक बार और देखो। सेकंड वाला पॉइंट सिंपल सी चीज है कि अगर रिसोर्सेस का हम प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखेंगे, मतलब डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो सोसाइटी जो है हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन दी हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। कुछ लोग होंगे जिनके पास बहुत कुछ होगा रिसोर्स, और कुछ लोग होंगे जिनके पास रिसोर्स नहीं होगा, तो रिच और पुअर में सोसाइटी बढ़ती चली जाएगी। ये सेकंड पॉइंट कह रहा है, ठीक है। तो ये समस्या देख ली अब हमने। अब समस्या है सर समाधान क्या होगा इसका, ठीक है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन क्या है? देखो आपको रिवीजन के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझना है कि हाँ पूरा फ्लो चला रहा है, रिसोर्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे वो 3 इश्यूज अपन ने लिख दिए, तो अब ये प्रॉब्लम थी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो अब इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो ये एक सिंपल एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट जहां पे हम रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं कि अवर प्रेजेंट नीड्स आर फुलफिल्ड, हमारी आज की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं और आगे आने वाले जो हमारा भविष्य है, ठीक है, हमारी आज की सारी जरूरतें पूरी हो रही है और जो हमारा आगे आने वाला भविष्य है उसके बारे में भी हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। मतलब रिसोर्सेज आर यूज्ड इन अ वे दैट आर प्रेजेंट नीड्स आर फुलफिल्ड एंड रिसोर्सेज आर सेव्ड फॉर द अपकमिंग जनरेशन, ठीक है। अपकमिंग जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचा हो, समझे? अपकमिंग जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचाओ, समझ गए? तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही सॉल्यूशन है कि अगर इस तरह से अंधाधुंध रिसोर्सेज का यूज होते चले गए तो वो डिप्लीशन हो जाएगा, सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस से सफर करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द वे आउट? वे आउट इज कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, हम इस तरह से विकास की बात करें कि सबका विकास हो, ठीक है, सबके लिए रिसोर्सेज बचा रहे। और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए मीटिंग करी गई 1992 में। समझ में आ रहा है ना फ्लो कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जरूरी है क्योंकि समस्याएं हैं, लेकिन समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करो। और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव होगा? तो उसके लिए एक मीटिंग होती है 1992 में, ठीक है, कहां पे? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। और वो जो मीटिंग होती है, ठीक है, तो उस मीटिंग में आउटकम जो निकल के आता है वो उस मीटिंग का आउटकम था एजेंडा 21, ठीक है। उस मीटिंग का नाम था अर्थ समिट।
अब मैं आपको की पॉइंट्स में सारी चीजें बताते चल रहा हूं कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है। तो इन समस्याओं का समाधान क्या है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना चाहिए। अब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे अचीव कर पाएंगे? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर पाएंगे मतलब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए हमने एक मीटिंग करी, ठीक है। और हमने जो मीटिंग करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए, वो मीटिंग कहां पे होती है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील में मीटिंग होती है और उस मीटिंग का नाम था अर्थ समिट। 1992 में जो मीटिंग हुई अर्थ समिट की, उस मीटिंग का आउटकम क्या निकल के आया? उस मीटिंग का आउटकम निकल के आया एजेंडा 21। उस मीटिंग का आउटकम निकल के आया एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपने क्लास में एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में आपने ये प्लान करा क्या कि अपने को कहीं रिफ्रेशमेंट के लिए चलना चाहिए, घूमने चलना चाहिए। तो आप लोगों ने एक लोकेशन तय करी, कहां जाएंगे घूमने? नैनीताल जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट वाज द आउटकम ऑफ योर मीटिंग? यू डिसाइडेड द लोकेशन कि हमें नैनीताल घूमने जाना है। तो वो आउटकम है, मतलब उस मीटिंग से क्या निष्कर्ष निकला? नैनीताल चलेंगे, ठीक है। नैनीताल वाले बच्चे इन दी चैट कोई है? ठीक है। तो वही चीज अब आपको यहां समझना है कि प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना होगा, कि हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे। और उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए मीटिंग की जाती है अर्थ समिट की, ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और उस मीटिंग का आउटकम निकल के आता है एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या है वो मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 ये यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहले मैं मीटिंग की अगर बात करवा दूं तो मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स, मतलब अलग अलग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये दे मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब मुद्दा यही था कि कैसे प्रकृति को बचाया जाए, कैसे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर विकास किया जा सके। ग्लोबल लेवल पे मीटिंग करके तय करते हैं। चलो दोस्तों, तो मीटिंग होती है, ठीक है। एंड इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू कॉम्बैटिंग एनवायरमेंटल डैमेज। और इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव ये था क्या कि इस मीटिंग के थ्रू अपन क्या कर ले? इस मीटिंग के थ्रू अपन कुछ ऐसा आउटकम निकाल ले, ठीक है, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर ले। तो इस मीटिंग का जो आउटकम निकल के आया वो था एजेंडा 21। एजेंडा 21 है क्या? तो एजेंडा 21 क्या है? एक तरह से जो उस मीटिंग का बोल सकते हैं ना कंक्लूजन है, जिसके जिसके तहत ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करा जाएगा। कैसे करोगे ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? 3 पिलर्स के थ्रू। इन्वायरमेंटल डैमेज के ऊपर काम करके, ठीक है, पॉवर्टी और डिसीजेस को काम करेंगे, कम करेंगे, पॉवर्टी और डिसीजेस को कम करेंगे, इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करेंगे। और वो कैसे करेंगे? थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। तो हर लोकल गवर्नमेंट अपने अपने 21 क्या बनाएंगी? एजेंडास बनाएंगी। और उन 21 एजेंडास को हम क्या करेंगे? उन 21 एजेंडास को अपन प्लान आउट करेंगे कि कैसे अचीव किया जा सकता है। एजेंडा 21 का मतलब ये है कि 21st सेंचुरी में हम जब आने वाले हैं, मतलब 1992 में तो ऐसे एक्साइटेड थे ना लोग कि सन 2001, 2, 3 21st सेंचुरी चालू होगी। तो आने वाली 21st सेंचुरी के लिए क्या एजेंडा होना चाहिए? कॉन्ग्रेचुलेशन, हम 21st सेंचुरी का 1/4 हिस्सा खत्म कर चुके हैं, ठीक है। 2024 से भी खत्म हो जाएगा। तो ये हमने 1/4 ऑफ द टाइम में क्या कर दिया? हमने 1/4 ऑफ द टाइम में प्रकृति जो है, तो प्रकृति की पुंगी बजा दी है। 1 मिनट रुक जाओ, टेक टीम का कॉल है। हेलो, जी सर बताइए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अरे मान तो जाओ, यस और नो बता दो कुछ।
ठीक है, तो एक बार फिर से अपन अब ये पूरा एक पार्ट जितना अपना कंप्लीट हुआ कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, वो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट एक बार फिर से अपन क्या करते हैं, पूरा रिवाइज करते हैं। ठीक है, हैविंग प्रॉब्लम, ठीक, आ जाओ मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं। तो व्हाट इज द स्टोरी, स्टोरी क्या है, देखो रिसोर्स की डेफिनेशन अपन ने समझी कि रिसोर्स हर वो चीज जो हमारी नीड सेटिस्फाई करता है, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन रिसोर्स को अगर क्लासिफाई करना शुरू करें तो रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जरूरी है। क्यों रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जरूरी है? क्योंकि वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो रिसोर्सेज के साथ मल्टीपल इश्यूज है। जैसे अगर हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज का क्या होता है, अनजस्ट यूज के कारण एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। मतलब ठीक है, रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास चले गए, कुछ के पास नहीं, तो अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, जिससे सोसाइटी हैव्स हैव नॉट्स में, रिच और पुअर में डिवाइड हो गई है। ठीक, उसके बाद में आप देखो क्या कि रिसोर्सेस का जो कह सकते हैं ना, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है अनजस्ट तरीके से। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है रिसोर्सेज का, तो दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि सोसाइटी में ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहे हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन ये होगा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना होगा। एंड व्हाट स्टेप्स आर टेकन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो इसीलिए एक मीटिंग की जाती है 1992 में, जहां 100 से ज्यादा देशों के हेड्स जो है वो मीटिंग करते हैं रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। उस मीटिंग का नाम था अर्थ समिट। उस मीटिंग का आउटकम निकल के आता है एजेंडा 21। और एजेंडा 21 क्या है? तो एक ये आउटलाइन थी फॉर दी 21st सेंचुरी, जिसमें हम क्या कर सकें, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। हाउ? थ्रू कॉम्बेटिंग एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीजेस। और इस चीज को कैसे कॉम्बेट करोगे आप? बाय ग्लोबल कॉपरेशन, कि वर्ल्ड वाइड हम सब लोग क्या कर लेंगे, दोस्ती करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। समझ गए? तो ये पूरा पार्ट अपन ने पढ़ा। अब यहां तक पढ़ने के बाद में आगे बढ़े कि ठीक है सर, समझ में आ गया रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, रिसोर्स डेवलपमेंट में जो चैलेंजेस हैं उसका सॉल्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए गए। ठीक है, तो अब वो रिसोर्स आपने डेवलप तो कर लिए, लेकिन अब वो रिसोर्स की प्रॉपर प्लानिंग भी करना जरूरी। क्यों? क्योंकि रिसोर्स जो है ना, क्वेश्चन और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो वो रिसोर्स की प्लानिंग भी करना जरूरी है कि रिसोर्सेज को डेवलप कर करके कहां ले जाओगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, आपने क्या कर लिया, आपके पास पैसा है, अब आप उस पैसे से क्या सोच रहे हैं, उस पैसे से घर बनाना है। ठीक है, तो अब वो घर बनाने के लिए आपको उस घर बनाने की प्लानिंग भी तो करना होगी ना प्रॉपर। तो वो रिसोर्स प्लानिंग अगली चीज है। और रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों? कि आपने रिसोर्स बचा जरूर लिया है, लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि आपने रिसोर्स अगर बचाए तो कोयला आपके पास में कहां पे होगा? कोयला आपके पास छोटा नागपुर प्लेटू में होगा, लेकिन वाटर रिसोर्स आपके पास कहां होंगे? जो पहाड़ों वाले राज्य हमारे, तो वहां पे होंगे। तो रिसोर्सेज जो ना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी रिसोर्स एक जगह नहीं है। अच्छे से समझना, एक चीज में एक लाइन में समझ में आना चाहिए क्या, कि रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिसोर्सेज एक जगह नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, रिसोर्सेज आपको कभी भी एक जगह नहीं मिलेंगे। रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन चाहिए सबको रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ठीक है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, लेकिन रिसोर्सेज चाहिए सबको। ये तो समझ में आ गई ना चीज, कि पानी अरुणाचल प्रदेश में खूब है, ठीक है, धूप राजस्थान में खूब है, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ पानी से एक्वामैन बन जाएगा और कोई सिर्फ धूप से जादू बन जाएगा।
सबको सारे रिसोर्सेस चाहिए, तो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, बट नीड सबकी इवनली है, तो इसीलिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है। तो अब वो प्लानिंग करोगे कैसे, इंडिया में कैसे रिसोर्सेस की प्लानिंग होती है, वो चीज समझा रहा हूं मैं। ठीक है, पानी पी लो, तुम भी पानी पियो, मैं भी पीता हूं, चलो आओ। एक एक चीज समझ में आ रही है ना, H2 लिख रहा हूं तो मैं भी H2O बोल रहा हूं। ठीक है, तो इस स्लाइड के पहले अपन ने अभी कॉन्सेप्ट वाली चीज पढ़ी, इसमें भी कॉन्सेप्ट ही है। तो रिसोर्सेस की प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि रिसोर्सेस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। राजस्थान में कुछ रिसोर्स है, वो रिसोर्स अरुणाचल के लोगों को भी चाहिए, और वो रिसोर्स अगर अरुणाचल प्रदेश में नहीं है तो फिर आप कैसे पहुंचाओगे। तो रिसोर्स की प्लानिंग जरूरी है। तो हाउ द रिसोर्स प्लानिंग टेक्स प्लेस इन इंडिया, तो यहां पे 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग है। क्वेश्चन यही आता है क्या कि व्हाट आर दी 3 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन रिसोर्स प्लानिंग। 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, कैसे रिसोर्स प्लानिंग होती है। किसी भी तरह से सवाल आ जाए तो रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर सवाल किसी भी तरह से आ जाए, ध्यान रखना 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग क्या है। 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग क्या है, तो 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग जो है वो ये है। सबसे पहले तो आप रिसोर्सेस को देखोगे कि रिसोर्सेस है कहां। ठीक है, आपको अगर यही नहीं पता कि रिसोर्सेस कहां है तो कहीं भी जाके कुल्हाड़ी से खोदना थोड़ी ना, मतलब कुल्हाड़ी बोल रहा हूं, हल से खोदना थोड़ी ना शुरू कर दोगे। तो पहली चीज तो ये आती है कि आप आइडेंटिफाई करो वेयर आर दी रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मिलेंगे कहां आपको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। दूसरा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर टू यूज देम। अब आपको पता चल गया कि यहां सोने की खदान है, तो अब आप क्या करोगे, प्लान बनाओगे बेहतरीन। कैसा प्लान बनाओगे कि ट्रक लेके जाना है, कि छोटी ट्रॉली लेके जाना है। ठीक है, हाथ से खोदेंगे कि कुल्हाड़ी, वो फिर कुल्हाड़ी आ रही, हल से खोदेंगे कि हाथ से खोदेंगे, क्या करेंगे। तो आप सबसे पहले रिसोर्स को आइडेंटिफाई करो, जिसमें आप पता लगाते हो क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स विच इन्वॉल्व्स द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज, की कितनी क्वालिटी में कितनी क्वांटिटी में कहां कैसा रिसोर्स है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि आप ये देखते हो कि रिसोर्सेस का अगर यूज करना है तो एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, कि कैसे यूज करेंगे हम रिसोर्स को। ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो विच इन्वॉल्व्स मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, कि क्या क्या लगेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी से हम उसकी खुदाई करेंगे, ये वो सब कुछ। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं टू यूटिलाइज द रिसोर्स, कि रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, और तीसरा स्टेप होता है मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना पड़ता है। ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना होगा, मतलब क्या होता है देखो मैं बता रहा हूं। थर्ड पॉइंट में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर आपने सोने की खदान देखी, स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, आपने उसको सोने की खदान से सोना निकालना शुरू किया, तो क्या है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर टू यूज देम, कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है, तो आपने वो प्लानिंग स्ट्रक्चर पूरा का पूरा इवॉल्व कर लिया। ठीक है, स्टेप 3 क्या होता है कि अब आप मैच करोगे कि वो रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, मैचिंग दी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। नेशनल डेवलपमेंट प्लान मतलब कि उस रिसोर्स को आप प्रॉपर तरीके से डेवलप ऐसे करोगे कि यहां सोना मिला है तो यहां के सोने का इस्तेमाल पूरे देश में हो सके। ठीक है, मैचिंग दी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, जो वहां रिसोर्स मिला है उसको आप नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करोगे कि यहां जो सोना मिला है इसको आप क्या कर सको, पूरे कंट्री में यूज करो। ठीक है, ब्रह्मास्त्र आ जाएगा बेटा, तुमने जिस दिन एनरोल किया होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, हमने बताया था 10 से 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको ब्रह्मास्त्र डिलीवर होगा। समझ में आया अदिति कुमारी, क्लियर हुआ। तो अब 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग सबको क्लियर है, एक बार यस और नो में बताओ जरा चैट में फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली वाली स्लाइड से मैंने तुम्हें पूरा फ्लो बता दिया है, दूसरी वाली स्लाइड पे अपन रिसोर्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इसलिए आपको रिसोर्स प्लान करना पड़ेंगे। अब कैसे प्लान करोगे, तो 3 स्टेप है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कहां है, दूसरा कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, और तीसरा मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान, है ना। राम राम और काजल, तुम लोग जो लिख रहे हो कि 16 को एनरोल किया था अभी तक नहीं आया, तो एक बार बाबू हमारी जो सपोर्ट टीम है उनसे एक बार बात करना कि इतना लेट क्यों, कैसे हो गया, मतलब कहीं अटक तो नहीं गया तुम्हारा, किसी और बच्चे ने ले लिया तुम्हारे आजू बाजू वाले ने। शौर्य शर्मा,
ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ वो तो करते चल रहा हूं मैं। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक, क्लास चल रही तुम्हारी? हाँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा। अब आते हैं बात किस चीज पे कि चलो ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग भी कर ली। रिसोर्स प्लानिंग के बावजूद भी आपको क्या देखने को मिलता है? रिसोर्स प्लानिंग के बावजूद भी आपको क्या देखने को मिलता है? रिसोर्स प्लानिंग के बावजूद भी कहीं ना कहीं क्या होता है ना, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। अब रिसोर्स प्लानिंग के बावजूद भी जब रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है ना, तो वहां पे जरूरत आती है कि आप रिसोर्सेज को बचा लें। देखो बहुत सिंपल चैप्टर है। हमने शुरुआत में देखा कि क्यों डेवलपमेंट की जरूरत है, कैसे करोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करके करेंगे, और उसके लिए क्या क्या तामझाम बिठाए। रिसोर्स डेवलप कर लिया, अब उसको प्रॉपर प्लान करना है, कैसे करोगे, तो 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग भी हो गई है। लेकिन रिसोर्स प्लानिंग के बावजूद भी रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है। अब जब अगर रिसोर्सेज को तब भी नुकसान हो रहा है, तो फिर उसके कंजर्वेशन की बात आती है। ठीक है, कंजर्वेशन की कैसे बात आती है तो वो समझना। 2 चीजें हैं कि सिर्फ रिसोर्स हो जाने से वो रिसोर्स आपका नहीं हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अफ्रीका में जितना सोना डायमंड है, उतना सोना डायमंड कहीं नहीं एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन फिर भी अफ्रीका डेवलप्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के पास उस सोने को, उस डायमंड को यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एवरीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, तो सोना और वो हीरे मोती चांदी वो सबकी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, पैसे ही पैसा होगा, प्रोवाइडेड इट इज एक्सेसिबल टू यू थ्रू टेक्नोलॉजी। आपके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी होना चाहिए, कल्चरली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। तो अब यहाँ पे वही बताया गया कि कॉलोनीज जो रही है ना, जैसे अफ्रीका, एशियन कंट्रीज, जहां पे रिसोर्सेज तो थे, लेकिन मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट द गारंटी कि आप उस रिसोर्स को डेवलप कर जाओगे या फिर यूज कर जाओगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इज ऑफ नो यूज। तो जो कॉलोनियल कंट्रीज रही, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, ब्रिटेन है, स्पेन है, फ्रांस है, ये छोटे छोटे देश हैं, हमारे बहुत छोटे छोटे, पंजाब हरियाणा इतने इतने बड़े, लेकिन वो वहां से हमारे ऊपर कंट्रोल कैसे कर गए पता है? वो वहां से हमारे ऊपर कंट्रोल ऐसे कर गए क्योंकि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी जो थी ना, तो उसने कॉलोनियल पावर्स को ये पावर दी कि वो हमारे ऊपर क्या कर जाए, हमारे रिसोर्सेज को यूज कर ले। ठीक है, और जब वो कॉलोनियल पावर्स आई, उन्होंने हमारे ऊपर टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस स्टैब्लिश किया, तो उस टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस के चलते क्या होता है, उस टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस के चलते बहुत तेजी से एक्सप्लॉइटेशन हुआ, ठीक है, रिसोर्सेज का। और इसीलिए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए रिसोर्सेज को बचा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने क्या किया सर बचाने के लिए रिसोर्सेज को? हमने रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या किया, तो जैसे अगर हम देखें ना, तो वहां पे फिर अगर हम हमारी जो रिसोर्सेज को बचाने की थॉट थी, इट इज ड्रिवन बाय द गांधीयन आइडिया ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। मैं आपको एक पूरा फ्लो दे रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स वाला जो टॉपिक है, तो उसमें क्या क्या बताया गया, यही बताया गया कि टेक्नोलॉजी के एब्सेंस में कॉलोनियल पावर जो उसने एक्सप्लॉइटेशन किया, इसीलिए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन जरूरी है। एंड व्हाट वी डिड फॉर कंजर्वेशन, तो हमने कंजर्वेशन के लिए गांधीयन आइडिया को यूज किया। गांधीयन आइडिया क्या है? तो महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन बन के भी आता है। उन्होंने क्या कहा कि वी हैव सफिशिएंट टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन मिले हैं, अपनी सबकी जरूरत पूरी हो जाएगी, बट वी डू नॉट हैव सफिशिएंट टू सेटिस्फाई इवन अ सिंगल पर्सन्स ग्रीड। लेकिन अगर लालच पूरी करने जाओगे तो किसी एक भी व्यक्ति की लालच पूरी नहीं कर पाओगे, जरूरतें सबकी पूरी हो जाएगी। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हमें मास प्रोडक्शन पे नहीं जाना है, हमें प्रोडक्शन बाय मासेस पे जाना है, कि खूब मत प्रोड्यूस करो, वो खूब सारी जो जनता है, वो खूब सारी जनता सब अपने अपने लिए प्रोड्यूस कर ले बस। ठीक है, महात्मा गांधी ने बताया कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के चलते क्या होगा, आप रिसोर्सेज को तो खूब तेजी से एक्सप्लॉइट कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे। और यही महात्मा गांधी के आइडिया फिर जैसे आप देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे
द क्लब ऑफ रोम जो थे, क्लब ऑफ रोम में जो उन्होंने मतलब बुक्स लिखी, वहां पे कंजर्वेशन का आइडिया रिट्रिएट किया गया। जैसे आप देखेंगे तो सुमेचर जो थे उन्होंने अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस आइडिया को हाईलाइट किया कि हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्स कंजर्वेशन पे सोचना चाहिए। फिर यही ब्रेटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, तो ब्रेटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है तो उसका आधार महात्मा गांधी के आइडियाज है। मतलब महात्मा गांधी ने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, हम अपनी जरूरतों को पूरा करें, सिर्फ उतने ही रिसोर्सेज हमें यूज करना चाहिए। तो वो वाला केस रहा। ठीक है, तो दैट वाज द केस, गॉट इट, दैट वाज द केस। अब आता है किस पे, लैंड रिसोर्सेज पे। ठीक है, अब आते हैं अपन लैंड रिसोर्सेज पे। तो लैंड रिसोर्सेज क्या है? लैंड रिसोर्सेज को सिंपल भाषा में अगर समझना चाहोगे तुम, तो वो सारे रिसोर्स जो, अच्छा लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा मुझे, चैट में बताओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड एंड सॉइल? लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है? लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है, बताओ। देखो, लैंड इन जनरल जमीन को कहा जा रहा है। ये भी जमीन है, ये भी जमीन है, ये भी जमीन है। यहां खड़े हो, यहां भी जमीन पे खड़े हो, यहां खड़े हो, यहां भी जमीन पे खड़े हो, यहां खड़े हो, यहां भी जमीन पे खड़े हो। और इस जमीन का जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो, कलर, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से, कलर के हिसाब से, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, तो जो उस लैंड का टॉप लेयर होता है ना, उस लैंड के टॉप लेयर को आप सॉइल कहते हो। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो अब हम लैंड और सॉइल दोनों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में हम लैंड और सॉइल दोनों के ही बारे में पढ़ेंगे। वेरी गुड, लैंड मिट्टी, लैंड, सब पढ़ के आए बेटा, शाबाश। ठीक है, हाँ लैंड जमीन, शाबाश। थर्ड पॉइंट सिंपल है बाबू, थर्ड पॉइंट ये सिंपल है। इसमें क्या है कि वो रिसोर्स जहां मिला है, सिर्फ वो वहां के लिए नहीं है, उस रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लान को पूरे नेशन के डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना है। ठीक है, समझ में आया? चलो, हाँ iOS यूजर्स बेटा वेबसाइट से आओ ना तुम, पुराने वाले। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? तो हम लैंड के बारे में पढ़ रहे अपन कि लैंड एज अ रिसोर्स जो है, तो इंडिया में आप क्या देखते हैं कि इंडिया हैज वेरिड रिलीफ फीचर विद डिफरेंट यूजेस। इंडिया में आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार की लैंड है। कैसी लैंड है कि लैंड इज अंडर प्लेन, प्लेन एरिया जो है, तो प्लेन एरिया पे क्या होता है, खेती होती है। ठीक है, इंडिया में जो लैंड एरिया है तो उसमें प्लेटू भी है। ठीक है, इंडिया में जो लैंड एरिया है तो उस लैंड एरिया पे प्लेटू भी है, इस तरह का। ठीक है, प्लेटू क्या होता है, टेबल टॉप लैंड। टेबल देखियो ना सबने, टेबल, टेबल पे बैठ के पढ़ भी रहो। टेबल एक तरह से प्लेटू होता है कि जमीन से तो वो ऊपर होता है, लेकिन ऊपर आके फिर फ्लैट होता है ना, ऊपर आके फिर फ्लैट होता है। तो वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका एक तरह से वो प्लेटू का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो एक तरह से क्या है, प्लेटू का स्ट्रक्चर होता है। तो वो एक तरह से प्लेटू का स्ट्रक्चर होता है। तो इंडिया हैज वेरिड रिलीफ फीचर विथ डिफरेंट यूजेस। तो जैसे इंडिया में आपको प्लेन एरियाज भी देखने को मिल जाएंगे, इंडिया में आपको प्लेटू एरिया भी देखने को मिल जाएगा, इंडिया में आपको माउंटेनियस एरियाज भी देखने को मिल जाएंगे कि पहाड़ भी है। सबके अपने अपने यूज है। प्लेन एरिया में खेती होती है, प्लेटू एरिया में क्या होता है, मिनरल्स मिलते हैं आपको, और माउंटेन्स में क्या मिलता है आपको, माउंटेन एरियाज जो रहते हैं, तो माउंटेन एरियाज में आपको देखने को मिलता है कि रिवर्स है, टूरिज्म है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। लैंड मतलब जमीन और सॉइल मतलब मिट्टी। वाह बेटे, ठीक है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या, क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? ठीक, तो ये केस हो गया। अब अगर हम देखें तो इंडिया में अलग अलग तरह की लैंड है। अब लैंड यूज पैटर्न अगर अपन समझे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है ना, तो एक टॉपिक दिया गया आपको लैंड यूज पैटर्न। अब वो लैंड यूज पैटर्न वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक को समझना बहुत अच्छे से। वो लैंड यूज पैटर्न वाला जो टॉपिक है ना, उसमें बताया गया कि लैंड का इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है। तो देखो, लैंड फॉरेस्ट है लैंड पे, ठीक है। लैंड क्या है, लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो एक जमीन तो वो है जिसपे जंगल बने, तो जंगल है तो अब जंगल के पेड़ों के ऊपर तो खेती करोगे नहीं।
उसके अलावा एक जमीन ऐसी है जिसपे आप खेती कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन है, क्यों? क्योंकि या तो वो बैरन लैंड होगी, या तो बंजर है, या तो वहां पे रोड्स बन गए, या तो वहां पे फैक्ट्री वगैरह बन गए, ठीक है। तो लैंड का यूज कैसे हो रहा है वही मैं समझा रहा हूं। देखो एक एक चीज जो है दिमाग में बस कैच करते चल रहा है कि लैंड रिसोर्स है, लैंड जो है अलग अलग तरह की है, प्लेन्स है, प्लेटू है, माउंटेन है। इंडिया में वो लैंड यूज कैसे है, तो इंडिया में, या फिर इन जनरल हम बात करें, इंडिया की बात नहीं कर रहे कि लैंड का क्या यूज होता है, तो लैंड या तो फॉरेस्ट के अंडर में है, ठीक है, कि जंगल है उस जमीन पे, या फिर उस जमीन पे आप खेती कर नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? कि वहां रोड बन गए, बिल्डिंग बन गई, फैक्ट्री बन गई, स्कूल बन गए, ठीक है। या तो वो जमीन बंजर है, बैरन लैंड है। फिर क्या आता है? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। उसके अलावा भी एक ऐसी जमीन है जिसपे खेती करना चाहो तो कर सकते हो, वो बंजर जमीन नहीं है, लेकिन वो अनकल्टिवेटेड है। क्यों? क्योंकि या तो वहां पे क्या है, ग्रेजिंग हो रही है जानवरों के लिए, जानवरों का वो डाइनिंग टेबल है वो, ठीक है, या तो वहां पे जानवर वहां पे ग्रेज करते हैं, या फिर क्या होता है, वो लैंड इज अंडर मिसलिनियस ट्रीज, या फिर वो लैंड पे क्या है आपको देखने को मिल रहा है कि मिसलिनियस ट्रीज है, ऐसे ही पेड़ लगे हुए हैं कहीं भी बिचिक 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 से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कनेक्ट करना पॉइंट को कि फॉरेस्ट के अंडर में चलेगी या तो लैंड, या तो लैंड चलेगी कि वो खेती के लिए अवेलेबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि या तो बंजर है, या तो रोड है, या तो फैक्ट्री है उसपे, ठीक है। या फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो जो लैंड है वो अनकल्टिवेटेड लैंड है, खेती कर सकते हो लेकिन उस पर क्या हो रहा है, जानवरों के लिए ग्रेजिंग लैंड बना हुआ है, वो मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स के अंडर में है, या फिर वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है। हाँ जी भाई साहब, कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है? मतलब कि वो जमीन ऐसी है, वो आएगी अनकल्टिवेटेड लैंड की कैटेगरी के अंडर में, ठीक है। तो अनकल्टिवेटेड लैंड में या तो पैस्चर लैंड है, मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स है, या फिर वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब ये कि वो ऐसी जमीन है जिसको 5 साल से ज्यादा आपने अगर खाली छोड़ दिया है, उसमें खेती नहीं कर रहे हो, आपने क्या सोचा, आपका हाईवे पे एक प्लॉट है, अब बोलते कौन करेगा खेती, वो प्लॉट को मैं बेच दूंगा, वो प्लॉट बेचूंगा तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे मुझे, खेती करके क्या मिलेगा उसपे, तो मैं उस पर खेती नहीं कर रहा हूं। लेकिन करना चाहते तो कर सकते थे। तो ऐसी लैंड जो 5 साल से ज्यादा तक खाली छोड़ दी जाती है उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहा जाता है, ठीक है। और ये हो गया। अब इसके बाद में कुछ ऐसी लैंड है जो फेलो लैंड है। फेलो लैंड मतलब जो 5 साल से कम खाली छोड़ी गई हो। 5 साल से कम खाली छोड़ी गई हो मतलब क्या होता है सर? क्यों? यहां पे आप समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 5 साल से कम खाली छोड़ी जाने वाली लैंड ऐसी होती है कि एक मतलब 0 से 1 साल के अंदर तो करंट फेलो होती है, और सिंपल 1 साल से 4 साल के अंदर अंदर खाली छोड़ी तो उसको फेलो लैंड बोलते हैं कि मूड होगा तो खेती कर सकता है आदमी, ठीक है। तो एक लैंड यूज का एक कैटेगरी ये भी हो गया कि फेलो लैंड होती है। और लास्ट है, अब इन सब के बाद में जो जमीन बच रही है तो उस जमीन पे दिखती बात है खेती हो ही रही होगी, तो कम से कम एक बार भी अगर खेती की जा रही है उस एरिया पे विद इन अ ईयर, एक ईयर के अंदर अगर मान लो कम से कम एक बार भी खेती की जा रही है तो वो नेट सोन एरिया के अंडर में आ जाती है, नेट सोन एरिया के अंडर में आ जाती है। समझ में आया? तो ये कहानी है किस चीज की, लैंड यूज की, कि किस किस तरह से लैंड को यूज किया जाता है। अब बताओ यहां तक क्लियर है? इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया लैंड यूज? यस बताओ जरा फटाक से, लैंड यूज क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। तो लैंड यूज अगर आपको क्लियर है तो लैंड यूज में अपन ने क्या क्या देख लिए कि सभी प्रकार के जो यूजेस रहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट लैंड, लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेटेड अनकल्टिवेटेड लैंड, लैंड अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या आ जाएगा सारा, पैस्चर लैंड, मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, कल्चरेबल वेस्टलैंड, फेलो लैंड एंड नेट सोन एरिया। तो ये अलग अलग तरह की लैंड यूजेस है कि किस किस तरह से लैंड को यूज किया जाता है ना। चलो अभी ना वापिस में क्या समझाऊं बेटा, ये पूरा एक बार में पूरा सारे लैंड के यूज बताया अलग अलग। तो ये तरीके जिन जिन तरीकों से क्या किया जाता है, लैंड को यूज किया जा रहा है। अब इंडिया में कैसे लैंड यूज किया जा रहा है, तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया वाला जो पूरा पैराग्राफ है ना, जो पाई चार्ट बने, उसमें से सिर्फ 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। क्या 2-3 चीजें ध्यान रखना है कि लैंड जो है परमानेंट पैस्चर के अंडर में जो लैंड थी ना, जो अनकल्टिवेटेड लैंड है जिसपे परमानेंट पैस्चर था, जिसपे पहले जानवर ग्रेजिंग किया करते थे, तो वो क्या है, वो परमानेंट पैस्चर वाली लैंड डिक्लाइन हो गई है। कंट्री में परमानेंट पैस्चर वाली लैंड डिक्लाइन हो गई। क्यों डिक्लाइन हुई है? क्योंकि जानवर कम हो गए हैं। उसका दूसरा कारण यह भी है कि इंसान ही जानवर बन गए हैं, ठीक है। लेकिन इंसान को खाता है, वो घास फूस नहीं खाता, इसलिए क्या हो रहा है, परमानेंट पैस्चर डिक्लाइन हो गया है।
डार्क हो गया, लेकिन ये हकीकत है। तो खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या हो रहा है कि लैंड यूज पैटर्न जो है इंडिया में, लैंड यूज पैटर्न इंडिया में क्या हो रहा है, लैंड यूज पैटर्न इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है। क्यों लैंड यूज पैटर्न इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है? क्योंकि लैंड यूज पैटर्न डिक्लाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि परमानेंट पैस्चर जो है वो थोड़ा सा क्या होता जा रहा है, दिन पे दिन कम होता जा रहा है, परमानेंट पैस्चर कम हो गया है। ठीक है, मतलब लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है, डिक्लाइन भी नहीं कहेंगे, चेंज हो रहा है। या फिर लैंड यूज पैटर्न में की पॉइंट्स क्या उठाना है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि परमानेंट पैस्चर डिक्लाइन हुआ क्योंकि जानवर कम हो गए। ठीक है, वेरिएशन इन नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया मतलब क्या होता है, वो एरिया जिसमें कम से कम एक बार साल में खेती की जाती हो, तो वो नेट सोन एरिया क्या है, नेट सोन एरिया वेरिएशन है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आउट ऑफ द टोटल एरिया मेजोरिटी एरिया तो फॉरेस्ट के अंडर में चले जाएगा, खेती करने वाला नेट सोन एरिया का परसेंटेज 20% होगा। लेकिन वही अगर आप देखोगे तो पंजाब हरियाणा की जो जमीन है तो वहां पे नेट सोन एरिया का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, वहां पे लैंड यूज में वो एरिया जिसमें खेती की जा रही है तो टोटल एरिया का 80% 90% एरिया तक खेती के अंडर में होता है। तो ऐसे ऐसे आपको क्या देखने को मिलता है कि ऐसे देयर इज वेरिएशन इन नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया में इस तरह का वेरिएशन है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33%। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया जो है, तो फॉरेस्ट एरिया क्या है हमारी कंट्री में, डिजायर्ड कितना है कि 33%, टोटल लैंड में 33% लैंड फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, लेकिन हमारे कंट्री का फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिजायर्ड एरिया से कम है। कितना है कौन बताएगा मुझे कमेंट में? ब्रेक कुछ नहीं होता है, ब्रेक ब्रेक मिथ है। ऐप में जो इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे इश्यूज जो हैं तो विद टाइम वी विल बी फिक्सिंग ऑल दीज इश्यूज। ठीक है, तो आपको फिर उसके बाद में दिक्कत नहीं जाएगी। नाउ जस्ट टेल मी कि लैंड यूज पैटर्न पूरा समझ में आया ना? तो फॉरेस्ट एरिया इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33%, तो है कितना, ये पूछा गया है। डिजायर्ड 33% से फॉरेस्ट एरिया जो है कम है, तो है कितना ना बता पा रहे, एक बच्चे भी नहीं बता पा रहे। 23%, वेरी गुड। अथर्वेश तेलकर, शाबाश बेटा। 45 नहीं है किस, अरे यार इतनी भी गणित कमजोर होती है क्या? मैं पूछ रहा हूं डिजायर्ड 33% से कम है, तो एक बच्चा लिख रहा है 45% है भाईगन। ठीक, ये हो गया लैंड यूज पैटर्न। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, क्या कि एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ना सारी इंपॉर्टेंट चीज बताते चलूंगा। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स, या फिर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग वाला ये जो टॉपिक है ना, रिसोर्स प्लानिंग वाला टॉपिक, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, सेकंड स्टेप क्या है, मैचिंग द रिसोर्स, इवॉल्विंग अ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, फिर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना कि कौन से रिसोर्स को कितना यूज करना है, और थर्ड स्टेप जो इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, थर्ड स्टेप क्या है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हर साल, हर 1-2 साल में पूछी गई है इस चैप्टर से, उसको ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो लैंड एज अ रिसोर्स के बारे में अपने समझा कि इंडिया में वेरिड तरह की लैंड फॉर्म्स है। ठीक है, इंडिया लैंड यूज पैटर्न इन जनरल कैसा है, तो उसपे फॉरेस्ट है, अनकल्टिवेटेड लैंड होती है, उसके बाद में फेलो लैंड होती है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन होती है, और नेट सोन एरिया होता है। उसके बाद में इंडिया में कैसे लैंड यूज पैटर्न है वो भी अपन ने समझ लिया। अब आते हैं अपन लैंड डिग्रेडेशन पे। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज या नेचुरल एक्टिविटीज के कारण, जब ह्यूमन एक्टिविटीज या नेचुरल एक्टिविटीज के कारण, जब क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल एक्टिविटीज के कारण जब लैंड की क्वालिटी खराब हो रही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। जब लैंड की क्वालिटी खराब हो रही होती है तो उसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं, है ना? आ जाओ, तो अब वही लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस क्या है। देखो एक बड़ा सिंपल पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको। पैटर्न क्या है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, मुझे उल्टी आ रही है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मुझे सिर दर्द बंद करना होगा, उसके लिए दवाई लेना पड़ेगी। मुझे उल्टी आ रही है तो मुझे सीधे, मतलब मुझे उल्टी रोकना होगी, ठीक है, और मुझे चक्कर आ रहा है तो मुझे चक्कर को रोकने वाली दवाई लेना होगी। सिंपल है, ठीक है। तो वही ये लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटने से लैंड डिग्रेड होते हैं, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग एरियाज जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, जहां पे कैटल्स लोग ज्यादा पालते हैं। अब जानवर पाले तो जानवर कुछ तो खाएंगे ना, घास फूस, तो उनके लिए वो जब जमीनों पे घास जो लगे तो उसको खाते हैं, तो उससे वो टॉप सॉइल को निकाल लेते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग से भी लैंड डिग्रेड होती है, ठीक। माइनिंग, वो एरियाज जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, ठीक है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ एरिया, देखो
हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है क्लास में जो जो बोला जा रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि माइनिंग किन एरियाज में हो रही है, जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस पे क्वेश्चन है ऐसे कैसे कि माइनिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन किन स्टेट्स में होती है, 4-5 स्टेट दे देंगे आपको। तो मैं वही कह रहा हूं कि टेक इट ऑन माई एक्सपीरियंस, ठीक है, कि जो जो चीजें क्लास में बताई जा रही है एक एक शब्द महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैं आपको उसी फ्लो में बताऊंगा, मुझे पता रहता है ना कि टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहां पर अगर मैं आपको स्टेट्स बता रहा हूं कि माइनिंग एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का और इन स्टेट्स में होता है, तो ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। जैसे एक्सेसिव इरिगेशन इन द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां पे क्या है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां पे खेती होती है और खेती के कारण क्या होता है, फसलों को पानी देते हैं। वो पानी देते तो इतना पानी देते, इतना पानी देते, बस करे भाई, ठीक है, इतना पानी देते हैं, लेकिन उस पानी के एक्सेसिव वाटरिंग के कारण क्या होता है कि टॉप सॉइल जो होती है सलाइन हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है, उसमें नमक का तत्व मिलता चले जाता है, ठीक है। तो इस कारण से भी लैंड डिग्रेडेशन होती है। तो ये सारे कॉजेज हैं कि लैंड डिग्रेडेशन के क्या कॉज हो गए। डिफॉरेस्टेशन एक कॉज है, ओवरग्रेजिंग एक कॉज है, माइनिंग एक कॉज है, एक्सेसिव इरिगेशन एक कॉज है ना। अब क्या है, ये समस्या है, समाधान क्या है, कंजर्वेशन मेजर्स जो है वो यही है कि आप पेड़ लगाना चालू कर दो, अफॉरेस्टेशन करो। ओवरग्रेजिंग है तो ग्रेजिंग लैंड को मैनेज करो, ठीक है। माइनिंग हो रही है तो माइनिंग को कंट्रोल किया जाए। अगर इरिगेशन, एक्सेसिव इरिगेशन हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करो, ओवर इरिगेशन को, ठीक है। तो भाई सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द रोकने की गोली खाओ ना। तुम बोलते हो सर मुझे आंसर लिखते नहीं आता, मैं क्या करूं? आंसर लिखना शुरू कर मेरे भाई, ठीक है। सिंपल है, चीजें उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती जितनी हम बना देते हैं, ठीक है। तो समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करना है, और वही समाधान आपको यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज और लैंड डिग्रेडेशन के कंजर्वेशन मेजर्स, सिंपल सिंपल लिख दिया, खत्म हो गया। आगे बढ़े अगर, तो अब लैंड के बाद में आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है सॉइल। तो मैंने आपको बताया जैसे लैंड जमीन, लेकिन सॉइल क्या है, उस जमीन के ऊपर की परत। अब सॉइल जो है तो पूरी कंट्री में अलग अलग प्रकार के आपको सॉइल देखने को मिलेगी। कैसे अलग अलग प्रकार की सॉइल देखने को मिलेगी पूरी कंट्री में आपको? तो आपको पता चलेगा कि सॉइल जो है तो रेड एंड येलो सॉइल भी है, कहीं कहीं ब्लैक सॉइल भी है। कलर के हिसाब से देखते हैं क्या, कलर के साथ साथ क्वालिटी, जैसे एलुवियल सॉइल रहती है, ठीक है, जैसे एलुवियल सॉइल रहती है तो अलग अलग क्वालिटी भी रहती है, ठीक है, अलग अलग क्वालिटी भी रहती है सॉइल की, और उस हिसाब से क्या रहता है कि सॉइल्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो सॉइल एज ए रिसोर्स की अगर हम बात करें तो सॉइल क्या एक इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल कैसे कि आप देख रहे हैं कि हम एक वो चलता है, एक गीत भी चलता है ना कि मिट्टी में मिल जाना है, जाना है जीवन चलते जाना है, तो हम मिट्टी के बने, मिट्टी में मिल जाएंगे एक दिन, वो वाली कहानी होती है। तो ये ह्यूमन बीइंग्स जो है, शरीर जो है नश्वर है, ठीक है, तो हम उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, तो मिट्टी अपने आप को रिन्यू करती रहती है। तो ये तो फिलॉसफी हो गई। और साइंस ये कहता है कि हर एक चीज जो है तो डेड एंड डीके होने के बाद में क्या बनती है, कंपोजिट बन जाती है, और वो मिट्टी में ह्यूमस ऐड कर देती है। तो इस तरह से सॉइल अपने आप को क्या है, इंपॉर्टेंट तरीके से रिन्यू करते चलता है, सॉइल अपने आप को रिन्यू करते चलता है, ठीक है। सॉइल डिपेंड करता है किस चीज पे, कि वहां का रिलीफ कैसा है। पहाड़ है तो वहां अलग प्रकार की मिट्टी होगी, प्लेन एरिया है तो वहां अलग प्रकार की मिट्टी होगी। तो क्या हो रहा है कि सॉइल इज इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन रिलीफ, पेरेंट रॉक, जैसे माता पिता होंगे बच्चे भी तो वैसे ही होंगे ना, तो जो पेरेंट रॉक होगी उस पेरेंट रॉक पे डिपेंड करेगा कि ऊपर की सॉइल कैसी आएगी, पेरेंट रॉक पे डिपेंड करेगा कि ऊपर की सॉइल कैसे आएगी, ठीक है। क्लाइमेट, वेजिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो क्लाइमेट कहाँ है, किस जगह का क्लाइमेट कैसा है, तो वो क्लाइमेट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेजिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जगह का, ठीक है, कि वहां कैसे पेड़ पौधे लगे हैं। उसके ऊपर जैसे आप अमेज़न फॉरेस्ट में लैंड बहुत फर्टाइल है, क्योंकि वहां डेंस फॉरेस्ट है। तो क्लाइमेट, वेजिटेशन, ऑल दीज फैक्टर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन, तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस सॉइल फॉर्मेशन हो गया आपका। अब सॉइल फॉर्मेशन के बाद में अब क्या होता है, सॉइल के अलग अलग टाइप दिए गए हैं आपको, ठीक है, वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? क्योंकि उसके लिए तो एक हैक है हमारे पास, एक निंजा टेक्निक है जो अभी इस स्लाइड के बाद बता दूंगा, तो इसमें पूरी सॉइल एक बार में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब देख, वो पूरी सॉइल के टाइप है कि सॉइल एक रिसोर्स है, मल्टीपल फैक्टर्स है जो सॉइल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उस हिसाब से आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार की सॉइल्स होती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की सॉइल्स होती है। तो वो सॉइल जो है अलग अलग प्रकार की कौन सी है वो आपको एक साथ एक चार्ट में बता दूंगा, एक हैक बताऊंगा, उससे सबको एक बार में ध्यान हो जाएगी। लास्ट टॉपिक आता है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन का। तो जिस तरह से लैंड डिग्रेड होती है ना, तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है, तो डेटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, तो वो लैंड डिग्रेड होती है।
वैसे ही सॉइल भी क्या होती है, इरोड होती है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, कि सॉइल कवर रिमूव हो जा रही है, बह जा रही है पानी के थ्रू, हवा के थ्रू उड़ जा रही है, तो वो सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। इस चीज को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल, टॉप लेयर जो है उसका बह जाना, टूट जाना, उसको सॉइल इरोजन कहा जाता है, ठीक है, सॉइल इरोजन। अब सॉइल कंजर्वेशन क्या है, तो सॉइल कंजर्वेशन वही वाली चीज है कि ये समस्या है सॉइल इरोजन, उसका समाधान है सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन के कॉजेस क्या क्या, क्यों सॉइल क्या बोल सकते हैं वॉश डाउन हो जा रही है या फिर रिमूव हो जाती है, तो उसका कॉजेस क्या है, उसके कॉजेस ये हैं कि विंड के कारण एक तरह से आपको देखने को मिलता है कि सॉइल इरोजन होता है। जब लूज सॉइल है और तेज हवा चलती है तो जैसे मिट्टी उड़ के आंख में आ जाती है ना, तो वो मिट्टी तो ही सॉइल है, मिट्टी तो ही सॉइल है, और जब हवा चलती है तो मिट्टी उड़ जाती है। तो ब्रेकिंग ऑफ सॉइल एंड सब्सिक्वेंट रिमूवल ड्यू टू विंड, ये नेचुरल फैक्टर हो गए। ग्लेशियर्स थुचुक करके धीरे धीरे खिसकते जाते हैं आगे, और वो ग्लेशियर्स क्या करते हैं, अपने साथ सॉइल को बहा के ले जाते हैं, तो ग्लेशियर्स भी कॉज बनते हैं सॉइल इरोजन का। वाटर अब अच्छे से समझना, वाटर में क्या होता है, जैसे गली इरोजन होता है। गली इरोजन क्या होता है, गली इरोजन को समझाने का सिंपल तरीका यह है कि मान लो ये आपका हाथ एक सॉइल था, लेकिन अब क्या होता है, प्रेशर के कारण, विंड और इन सारी चीजों के कारण क्या होता है कि हाथ में जैसे क्रैक्स आ गए ना, तो यहां पे सॉइल अब लूज हो गई है, सॉइल लूज हो गई है। अब जब पानी बह के जाता है, तो ये जैसे पानी बह के जाता है तो ये लूज सॉइल में पानी क्या करता जाता है, कटिंग करते हुए निकल जाता है, ऐसे कटिंग करते हुए डीप चैनल्स बनाते हुए निकल जाता है, ठीक है। डीप चैनल्स बनाते हुए निकल जाएगा पानी, यहां से ऐसे ऐसे बहना शुरू कर देगा पानी। जब ऐसे बहना शुरू कर देगा, डीप चैनल्स बना के निकल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो डीप कट्स क्रिएट होते हैं, ठीक। गलीज क्या है, तो गलीज को अगर हम समझाएं तो गलीज क्या है कि ड्यू टू दी एक्सेसिव फ्लो ऑफ वाटर व्हेन डीप चैनल्स आर क्रिएटेड इन दी सॉइल, ठीक है, तो वो गलीज कहलाते हैं। इन गलीज को क्या कहा जाता है, इन गलीज को रेवाइंस कहा जाता है। चंबल रीजन में बैडलैंड्स होती है, क्यों, क्योंकि मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर कट्स हो गए बहुत सारे, तो मिट्टी बह गई, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कहां पे, वो पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी, तो उसमें पूरा सीन दिखाया गया है ना, जहां डाकू लोग वो छुपे रहते टीलों में, छोटे छोटे टीले। तो वो टीले कैसे है कि पानी जो है तो वो टीलों के बीच में से मिट्टी काट के लेके बस टीले टीले बच गए मिट्टी के, ठीक है। तो वाटर के कारण ऐसे गलीज बनते हैं जिन्हें हम रेवाइंस कहते हैं चंबल रीजन में, ठीक है। शीट इरोजन भी होता है कि पानी अगर सरफेस पे बहते हुए जा रहा है, जैसे नदी का बाढ़ आता है तो पूरी की पूरी मिट्टी बहा के ले जाता है, तो पानी के कारण शीट इरोजन भी होता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन एक कॉज है, डिफॉरेस्टेशन एक कॉज होता है सॉइल इरोजन का, कि पेड़ कट गए तो उससे क्या होता है, पेड़ कटने से एक तरह से आपको क्या बोल सकते हैं कि सॉइल का इरोजन हो रहा है। ओवरग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन दो बार आ गया, ओवरग्रेजिंग भी एक कॉज है कि जानवरों के कारण क्या हो रहा है, सॉइल जो है टॉप सॉइल वो खराब हो जाती है। तो ये कॉजेस थे, समस्या थी सॉइल इरोजन। कंजर्वेशन का तरीका क्या है, कंजर्वेशन मेजर्स वही है कि आप कॉन्टोर प्लगिंग करें, जैसे जो नेचुरल प्रैक्टिसेस है। देखो एक चीज होती है, प्रकृति अपना बैलेंस बनाए रखती है। नेचुरली अगर हवा से मिट्टी जा रही है तो हवा से जाएगी तो कहीं ना कहीं बनती भी है ना। लेकिन ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे डिफेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, गलत तरीके से अगर हम खेती करते हैं तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन वही है कि कंजर्वेशन मेजर्स में वो बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे कारण जो सॉइल इरोजन हो रहा है वो रुक जाए और हम सॉइल को कंजर्व कर ले। तो जैसे कॉन्टोर प्लगिंग के बारे में बताया गया है। कॉन्टोर प्लगिंग क्या होता है कि अगर ऐसा स्लोप है, ये स्लोप ऐसा है, और आपने भी आपका ट्रैक्टर ऐसे ही चला दिया, आपने आपका ट्रैक्टर ऐसे ही चला दिया, ट्रैक्टर में पीछे कल्टीवेटर लगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपने व्हेन यू आर फ्लोइंग इन द डायरेक्शन अलोंग विद स्लोप, तो आपने जमीन और लूज कर दी, और पानी जब ऊपर से आएगा तो जमीन के साथ, मतलब पानी जो है तो अपने साथ पूरी मिट्टी भी नीचे बहा के ले आएगा, ठीक है। तो ये गलत प्रैक्टिस है खेती करने की। अगर स्लोप ऐसा स्लोप है तो आप ऐसे खेती करो, कॉन्टोर्स बना के खेती करो, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे 90 डिग्री पे, जैसे अगर पानी ऐसा आ रहा है तो आपकी प्लांट्स ऐसे, तो 90 डिग्री पे ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो यू हैव टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप, अगेंस्ट दी स्लोप आप खेती करना शुरू करो। कॉन्टोर प्लगिंग एक तरीका होता है ये, ठीक है। कॉन्टोर प्लगिंग के बाद में क्या दूसरा, टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन तो जानते होंगे तुम लोग। टेरेस कल्टीवेशन मतलब क्या, छत पे खेती करें? नहीं, टेरेस कल्टीवेशन मतलब कि पहाड़ पे वही होता है। पहाड़ पे क्या होता है कि स्लोप में अगर ऐसी खेती करोगे तो सब पूरा पानी के साथ में क्या है, सब फसल बह के आ जाएगी। तो आप पहाड़ पे ऐसे टेरेसेस बनाओ, ठीक है, पहाड़ पे ऐसे टेरेस बनाओ, तो पहाड़ के हिस्से को क्या कर दो, कट करके फ्लैट सरफेस करो और आप इस पे फसल लगाओ ऐसे, ठीक है, इस पे फसल लगाओ। तो ऐसे टेरेस फार्म्स बनाए जाना चाहिए, ठीक है। टेरेस फार्मिंग एक तरीका होता है, फाइन। टेरेस फार्मिंग एक तरीका होता है जिससे खेती की जा सकती है पहाड़ों पे,
ठीक, जिससे आप सॉइल इरोजन बचा सकते हो। दूसरा क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब सिंपल सी चीज है कि एक खेत है, अब अगर आप यहां फसल लगाओगे, यहां तक फसल लगाओगे, पानी दोगे, तो वो पूरा पानी अपने साथ में यहां से लगा के यहां तक की मिट्टी को बहा के ले आएगा, है ना। पानी तो बहते जाता है सरसर सरसर। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए आप क्या करो कि खेत को ऐसे डिवाइड कर दो स्ट्रिप्स में, ठीक है, खेत को ऐसे डिवाइड कर दो स्ट्रिप्स में, और यहां पे आपने घास लगा दी बीच में, यहाँ पे, या फिर किसी और प्रकार की फसल लगा दी, तो अब वो पानी यहां से चलेगा, यहां तक ही चलेगा, यहां पे उसको ब्रेक होगा, फिर वो पानी यहां से चलेगा, यहां तक चलेगा, यहां पे उसको फिर ब्रेक होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रिप्स पे क्रॉपिंग की जाना चाहिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू फार्मिंग, ठीक है। इस तरह से हम फार्मिंग करेंगे, तो जिससे क्या होगा, स्ट्रिप फार्मिंग से बचेगा। फिर क्या, स्ट्रिप क्रॉपिंग बाद में शेल्टर बेल्ट्स एंड अफॉरेस्टेशन। शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाए। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं भाई साहब? शेल्टर बेल्ट्स की अगर हम बात करें ना, तो शेल्टर बेल्ट्स यानी कि जैसे अगर आप देख रहे हैं कि ये खेत है, तो इस खेत में आपको क्या देखना है, इस खेत में ये पेड़ है चारों तरफ बॉर्डर पे, तो चारों तरफ बॉर्डर पे पेड़ लगा देने से हवाएं, जो तेज हवाएं चलेगी, तो उन तेज हवाओं को ब्रेक करेगा कौन? ठीक है, उन तेज हवाओं को ब्रेक करेंगे ये पेड़। ये पेड़ बॉडीगार्ड्स की तरह खड़े रहेंगे, आ गया है देखो बॉडीगार्ड। तो उससे क्या होगा, उससे एक तरह से आपका क्या होगा कि वो तेज हवा क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी। तो वो शेल्टर बेल्ट्स ये होते हैं, ठीक है, कि व्हेन यू आर प्लांटिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ फील्ड, तो वो शेल्टर बेल्ट्स हो जाते हैं। और एफॉरेस्टेशन, और पेड़ लगाओ, तो इससे क्या होगा, ये कुछ तरीके हैं जिनसे सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सॉइल मतलब लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन, सॉइल डिग्रेडेशन कंजर्वेशन, समस्या समाधान, समस्या समाधान। इस क्लास आज की फोटो समस्या समाधान, ठीक है, तो समस्या समाधान हो गया। तो अब मुझे बताओ, मेंशन द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब अगर एक भी बच्चे ने गड़बड़ करी तो मैंने तुम्हारी धुनाई करी, पोल आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, चैट में। आ गया। बताओ मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहां पे क्या मेन रीजन है? ठीक है, यहां पे क्या मेन रीजन है? व्हाट डू यू गाइस थिंक मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन? सबमिट करो जरा, फटाफट आंसर दो। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। फटाफट सेलेक्ट करो। अब क्या बच रहा है तुम्हारा? अभी बता रहा हूं ना मैं, सॉइल बच रहा है। अब देखो सॉइल का निंजा टेक्निक बताता हूं मैं। देखो मैंने ये क्लास में पढ़ाते समय बताया कि मेन रीजन जो है, ठीक है, फॉर दी डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन इन दीज स्टेट इज माइनिंग, क्योंकि यहां माइनिंग हो रही है, मिनरल्स रिच स्टेट है, और उस कारण से लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब आते हैं अपन निंजा टेक्निक टू लर्न सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल बताई गई है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल बताई गई है। और गलत बच्चे, हाँ बी, वेरी गुड, बी ही है उसका राइट आंसर। मेजोरिटी बच्चे बी ही दे रहे हैं, मेजोरिटी बच्चे बी ही दे रहे हैं उसका सही आंसर। मेजोरिटी बच्चे बी ही दे रहे हैं राइट आंसर। ठीक, अब अगर अपन आगे बढ़े यहां पे, तो यहां पे अब आपको वो समझना है, तो क्या चीज समझना है, निंजा टेक्निक टू लर्न सॉइल। आपके पास में टाइप्स ऑफ सॉइल में एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है, 3 6 सॉइल आपको दी गई है। अब आपको है ना एक थंब रूल अपनाना है, क्या कि हर सॉइल का कुछ ना कुछ एरिया है, हर सॉइल में कोई ना कोई प्रकार की क्रॉप ग्रो की जाती है, हर सॉइल कुछ ना कुछ कंटेन करती है अपने अंदर। जैसे हम देख रहे हैं क्या, एल्यूवियल सॉइल में सिल्ट, सैंड, क्ले, पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड और लाइम रहता है, और हर सॉइल के अंदर कुछ खास विशेष बात है, ठीक है। तो तुम्हें सॉइल याद नहीं करना है सारी, तुम्हें सिर्फ 4 बेसिस याद करना है कि हर सॉइल का कुछ एरिया होगा,
हर सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ क्रॉप्स मेजरली ग्रो की जाती होगी, हर सॉइल के अंदर क्या होता होगा, क्या क्या कंटेन है, मतलब उसके अंदर मिनरल्स क्या है, और हर सॉइल के अंदर कुछ एक विशेष बात होगी। अब ये चार चीज मेरे दिमाग में है, सॉइल बोलो कोई भी, कॉटन। अब मुझे कॉटन सॉइल याद नहीं करना है, मुझे बस सिर्फ चार पैरामीटर ध्यान रखना है। पैरामीटर पहला, एरिया क्या होता है, तो कॉटन जो है ब्लैक सॉइल भी कही जाती है, वो ब्लैक सॉइल वाले एरिया में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो एक पॉइंट बन गया मेरा। तो कॉटन सॉइल और ब्लैक सॉइल जो होती है, तो ब्लैक सॉइल इज मेजरली अवेलेबल इन दी रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, डेक्कन प्लेटू, मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश। एक पॉइंट बन गया मेरा, है ना। दूसरा मुझे समझ में आ रहा क्रॉप्स, तो ब्लैक सॉइल पे तो कॉटन क्रॉप, इसीलिए उसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, कॉटन ग्रो किया जाता है मेजरली। ठीक है, अब उसका कंटेंट क्या रहता है, तो अब ये समझ रहे हो ना इस तरह से। तो अब जैसे उसका ब्लैक सॉइल का कंटेंट जो है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ब्लैक सॉइल जो है तो उसके फाइन क्ले मटेरियल रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, कार्बोनेट, बट पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। तो कंटेंट हमें ध्यान रहेगा कि हाँ फॉस्फोरिक कंटेंट की उसमें कमी रहती है। ठीक, चौथा एक्स फैक्टर कोई है, तो हाँ वो क्या होती है, जब गीली होती है तो स्टिकी हो जाती है, डीप क्रैक्स डेवलप होते हैं जब वो सूखी रहती है, ड्राई रहती है, तो आटे की तरह की उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको बस यही करना है कि सारी की सारी जो सॉइल्स है ना, उसमें इसी चीज को अपने को बेसिस मान के चलना है कि वो सॉइल इन चार पैरामीटर्स पे क्या परफॉर्म कर रही है। जैसे एल्यूवियल सॉइल नदर्न प्लेन्स में पाई जाती है, विद द इंटरप्ले ऑफ थ्री रिवर्स इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा से बनती है, तो स्टेट सच एज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, इन स्टेट्स में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। क्रॉप में पैडी, वीट, शुगर केन और दूसरे सीरियल्स ग्रो हो जाते हैं। सिल्ट, सैंड, क्ले, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम सब मिलता है इसमें। अब क्या हो रहा है, तो एल्यूवियल सॉइल जो है, तो एल्यूवियल सॉइल का आपको क्या देखने को मिलता है कि खादर और भांगर। ठीक है, तो खादर और भांगर दोनों तरह का क्या मिल जाएगा एल्यूवियल सॉइल में आपको, खादर और भांगर दोनों तरह का एल्यूवियल सॉइल में आपको कंटेंट मिल जाएगा। समझ में आया, खादर और भांगर दोनों तरह का कंटेंट मिल जाएगा। तो ये है सिंपल कहानी, गॉट माय पॉइंट। ये है सिंपल कहानी इसकी। बताओ, क्लियर हुआ, यस और नो। तो हर एक सॉइल में ऐसा ही जाएगा आपका, हर एक सॉइल में ऐसा ही जाएगा, रेड एंड येलो में भी ऐसा ही जाएगा आपका, लेटराइट में भी ऐसा ही जाएगा आपका, एरिड में भी ऐसा ही जाएगा, फॉरेस्ट में भी ऐसा ही जाएगा। ठीक है, अब अपन दूसरी सॉइल उठा लो, जैसे लेटराइट, तो हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, केरला, मेघालय, यहां पे पाई जाती है। क्रॉप जैसे कैशिव नट्स, पाइनएप्पल, कल्टीवेशन टी, कॉफी, ये हो गया। उसके बाद में कंटेन क्या है उसके अंदर, तो ये इट इज पुअर इन ह्यूमस, इतना ह्यूमस नहीं रहता उसके अंदर, क्योंकि रफ ब्रिक टाइप की सॉइल होती है, हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाले रीजन में पाई जाती है, इस कारण से यहां लीचिंग होती है, उसका एक्स फैक्टर हो गया। तो इस चार्ट के अंदर तुम्हें सारी सॉइल के की पॉइंट्स है, कोई भी सॉइल उठा लो, चैट में बताओ कौन सी सॉइल उठाना है, अब वो सॉइल समझा देता हूं मैं। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल, तो सिंपल चीज है कि हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स में आपको क्या देखने को मिलता है, ये सॉइल देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और इस चैप्टर का मैप वर्क सिर्फ यही है कि कहां कौन सी सॉइल पाई जाती है। ठीक है, माउंटेन वेजिटेशन और फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लोमी सिल्टी होती है वैली एरियाज में, क्यों, क्योंकि माउंटेन्स के फुटहिल्स में यहाँ के पूरा ऊपर से मटेरियल आके दम जाता है, और जो ये पहाड़ वाला क्षेत्र रहता है यहाँ कोरस ग्रेन्ड रहती है, मतलब यहाँ थोड़ी सी पथरीली रहती है, वो कोरस ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स। ठीक है, और वैली एरिया में लोमी और सिल्टी होती है। फाइन, फर्टाइल ऑन वैली एंड टेरेसेस। ठीक है, तो एक्स फैक्टर ये कि जो वैली रहती है, जो टेरेसेस बने रहते हैं, वहां पे सॉइल फर्टाइल रहती है, तो केसर वगैरह की खेती भी होती है यहाँ पे। ठीक, ये हो गया आपका सिंपल, गॉट माय पॉइंट। चलो, तो अब जैसे एक चीज बता रहा हूं, ये देखो 2024 के सेट 1 में क्वेश्चन आया है। ठीक, सॉइल्स के ये चार्ट के हिसाब से अगर पढ़ के चलोगे, सारी सॉइल को समझ के चलोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सॉइल के ऊपर। क्या, सॉइल आइडेंटिफाई करो कौन सी सॉइल है, चैट में बताओ जरा मुझे फटाफट, कि डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, ह्यूमस कंटेंट इज स्लो। कौन सी सॉइल है ये, हैवी रेन और हाई टेम्परेचर वाला एरिया। ये मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, और इसीलिए मैंने आपको चार्ट बना के दिया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ, देख लो एज इट इज। बी, वेरी गुड, बी लेटराइट इज द राइट आंसर, शाबाश, बी लेटराइट इज द राइट आंसर, बी लेटराइट इज द राइट आंसर, शाबाश। अब इस चैप्टर के सारे कीवर्ड देख लो,
तो जितनी भी डेफिनेशन है, जैसे रिसोर्स की डेफिनेशन आ सकती है इस चैप्टर से, एजेंडा 21 की डेफिनेशन आ सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा था, तो जितने भी एक एक टॉपिक मैंने समझाता गया सबकी डेफिनेशन। कल्चरेबल वेस्टलैंड जैसे क्या होता है, लैंड कल्टिवेटेड, लैंड नॉट कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years और मोर, 5 साल से ज्यादा अगर किसी लैंड को खाली छोड़ा तो वो कल्चरेबल वेस्टलैंड कहलाएगी। ठीक है, फेलो लैंड क्या होता है, नेट सोन एरिया क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, रेड रेड येलो सॉइल के ऊपर, जैसे अगर एक एक सॉइल के ऊपर लिखने को आ गया, अगर बोल दिया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लैक सॉइल, तो अपने को पैरामीटर वही रखना है। जैसे दीस सॉइल्स आर जनरली फाउंड इन वेस्टर्न घाट, तो ब्लैक सॉइल में अपन लिख देंगे दीस सॉइल्स आर फाउंड इन क्या बोलते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो किसी भी, ये एक सैंपल दिया है और मैंने तुम्हें हैक बता दिया कि कैसे हैक करना है उसको। ठीक है, जैसे इट गेट कलर्स फ्रॉम आयरन फाउंड इन इट्स कंपोजिशन, ये उसका एक्स फैक्टर हो गया कि उसमें रेड कलर इसलिए क्योंकि आयरन है, और जब गीली हो जाती है तो वो येलो कलर हो जाती है। ठीक, ये रेड एंड येलो सॉइल का हो गया। तो वैसे ही लीचिंग क्या होता है कि ये लेटराइट सॉइल के ऊपर से जब टॉप लेयर वॉश ऑफ हो जाती है तो लीचिंग कहलाता है। शीट इरोजन क्या होता है, तो जब वाटर इन द फॉर्म ऑफ शीट फ्लो करता है तो वो लार्ज एरिया से अपने साथ में मिट्टी बहा के ले जाता है, ठीक है, टॉप सॉइल को, तो वो शीट इरोजन कहलाता है। गुलीज, तो गुलीज क्या होता है, जब रनिंग वाटर क्लेई सॉइल्स को कट करता है, डीप चैनल्स क्रिएट करता है, ठीक है, तो जिससे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है और बैड लैंड बन जाती है, वो उसे चंबल बेसिन में रेवाइंस कहा जाता है, तो ये गलीज कहलाती है। ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब सिंपल सी चीज है कि टाइप ऑफ कल्टीवेशन जहां पे आप क्या करते हो, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अल्टरनेट स्ट्रिप्स में, ताकि क्या हो, ताकि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सके, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया। शेल्टर बेल्ट्स, जब बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं अराउंड, आपको क्या देखने को मिलता है, जब बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं अराउंड ऑन दी बॉर्डर्स ऑफ लैंड, ठीक है, तो शेल्टर बेल्ट हो गया। फाइन, तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जैसे इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स करेंगे उससे क्या प्रॉब्लम होगी, डिप्लीशन होगा रिसोर्स का, एक्यूमुलेशन होगा इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, और ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाएगा। तो वो जो मैंने टॉपिक समझाया उस टॉपिक से सवाल आते हैं, मैं बोल रहा हूं, तो वो सवाल के सारे सवाल और जवाब, तो ऐसे सारे सवाल, जैसे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट और उसका आउटकम क्या था, तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट और उसका आउटकम था एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या था, ये हो। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, आइडेंटिफिकेशन, इवॉल्विंग अ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर, और रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना। ये लो आंसर, ये लो क्वेश्चन। ठीक है, 6 मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन की समस्या और समाधान। तो जो समस्या थी अफॉरेस्टेशन था, मतलब डिफॉरेस्टेशन से लैंड डिग्रेडेशन होता है, अफॉरेस्टेशन करो, तो वो सारा का सारा लिख दिया आपने। ठीक है, फिर क्या है, एल्यूवियल सॉइल के फीचर, तो अब वही होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हैक सीख लिया अपन ने, 4 पॉइंट दिमाग में है, उस हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा कि कैसे बन रही है, कहां कहां है, उसके अंदर क्या है, फाइन, वो मिनरल्स वगैरह कंटेंट क्या है, कोई एक्स फैक्टर लिखना है तो सारे क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन के क्या वो है कि जैसे टेरेस फार्मिंग कर दिया अपन ने, कॉन्ट्रो प्लगिंग वगैरह, ये जो वो जो चारों पॉइंटर लिखे हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन और उनके मेजर्स, उसमें एक जैसी चीजें लिख सकते हो आप। अब अगर हम बात करें प्रैक्टिस के लिए, तो ये 2019 के सारे क्वेश्चंस, चलो कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जैसे अब ये 2019 के क्वेश्चंस है, तो विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स ऑफ कैशिव नट। ठीक है, तो अब आपको पता है जहां पे कम ह्यूमस होता है वहां पे बड़े बड़े पेड़ ग्रो करते हैं, तो कौन सी सॉइल, लेटराइट सॉइल हो गया। ठीक है, विच टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया इज मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट, मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल कौन सी है बताओ। ठीक है, मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल कौन सी है, चैट में बताओ जरा फटाक। समझ में आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे अब ये 2020 के क्वेश्चन है, तो रीड द फॉलोइंग फीचर ऑफ सॉइल। अभी एक पढ़ाते समय एक क्वेश्चन दिया था ऐसे ही कि फीचर दे दिए सॉइल के, उन्होंने हाई रेनफॉल एरिया में होता है इंटेंस लीचिंग के कारण, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 में आया था ये। समझ में आ गई मेरी बात, ऐसा है। अब जैसे बताया कि ओवरग्रेजिंग मेन रीजन कहां होगा लैंड डिग्रेडेशन का, तो ओवरग्रेजिंग कहां होगा, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, यहां तो एक्सेसिव इरिगेशन है, महाराष्ट्र में ग्रेजिंग के कारण होता है। मैंने पढ़ाते समय इसीलिए बोला था उस चीज को, क्योंकि 2022 में इस तरह का सवाल आया है। ठीक है, तो जैसे सॉइल्स के ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, तो इस क्योंकि सॉइल के ऊपर क्वेश्चन है, सॉइल के ऊपर क्वेश्चन है, तो 2000 पूरे 23 के क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चन, ठीक है, 2023 के क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो गए यहां पे कंप्लीट। अब बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो अब इसी तरह से अपना क्या हो गया, ज्योग्राफी का भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल अपनी क्लास नहीं, अब अपनी क्लास होगी मंडे को, तो मंडे को अपन हिस्ट्री का चैप्टर उठाएंगे। हिस्ट्री का अपना प्यारा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर। इसी तरह से क्रिस्प नोट्स, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा।
द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर से। तीनों चैप्टर क्लियर हो गए। एनसीईआरटी पढ़ते रहना, नोट से रिवाइज करते रहना, जो होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं उनको सॉल्व करना, अटेम्प्ट करके देखना, यू विल फील कॉन्फिडेंट। समझ में आ गया यहां तक? कैसा है कॉन्फिडेंस? टेक्निकल जो जो इशू जा रहे हैं, किसी को लैग आ रहा है, किसी के चैट नहीं जा रहा है, किसी का कॉल नहीं जा रहा है, तो अब अपन मंडे को मिलेंगे ना एसएसटी की क्लास में। आई एश्योर यू कि मंडे वाली एसएसटी क्लास में सब स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो 1-2 दिन लगते हैं, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, तो वही वाला सिनेरियो है यहां पे कि समय लगेगा लेकिन वो हो जाएगा सेट। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक? पीडीएफ क्लास का तुम्हें क्लास के बाजू में ही मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लिया करो, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और चलो 9 बजे मिल रहे हैं साइंस की क्लास में, मतलब तुम्हारे साइंस के टीचर ही पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ।